विज्ञान में विकसित एक नया विचार बताता है कि किसी दूसरे आयाम में या हमारी ब्रह्मांड की सीमाओं के बाहर हम जैसा ही दिखने वाला हमारा प्रतिरूप मौजूद है। हमारा वह प्रतिरूप ठीक हमारे जैसा दिखता है, सोचता भी हमारे जैसा है। क्या हम उससे मिल सकते हैं? वो हमसे कितनी दूर होगा? क्या हम वहाँ पहुँच सकते हैं? और अगर हम दोनों मिले तो क्या होगा? दोस्तों, जैसे जैसे विज्ञान की सीमाओं के बाहर हम सोचना शुरू कर रहे हैं, वैसे वैसे हम हमारी इस दुनिया के छिपे हुए रहस्यों की परतों को खोल रहे हैं। क्वांटम और विज्ञान की अन्य शाखाओं को मिलाकर विकसित एक नया विज्ञान बताता है कि हमारे ब्रह्मांड के समानांतर एक से ज्यादा ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, जिन्हें हम पैरेलल यूनिवर्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, क्या है यह पैरेलल यूनिवर्स और ये किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, पिछले 3 एपिसोड्स में हमने 3 अलग अलग तरह से समय यात्रा के तरीकों को जाना था। साथ ही हमने यह भी जाना था कि वैज्ञानिक पास्ट में समय यात्रा करने से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि समय यात्रा से जुड़े विरोधाभास पास्ट में समय यात्रा की संभावना को लगभग खत्म ही कर देते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि विरोधाभास क्या है और क्या सच में ये पास्ट में जाकर समय यात्रा की संभावना को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। दोस्तों, विरोधाभास को समझने के लिए हमें कुछ समय के लिए मानना होगा कि पास्ट में समय यात्रा संभव है। अब मान लीजिए कि सी नाम का एक व्यक्ति पास्ट में जाकर अपने माँ बाप ए और बी को कभी मिलने ही नहीं देता। ए और बी कभी मिलते ही नहीं हैं, ना उनकी शादी होती है और ना ही कोई संतान। अब सवाल यह उठता है कि जब ए और बी को कोई संतान ही नहीं है तो सी कहाँ से आया? वह व्यक्ति कौन था जो समय में यात्रा करके पीछे गया? सी बिना माँ बाप के कैसे पैदा हुआ? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। इस बार सी पास्ट में जाता है और खुद की हत्या कर देता है। अब सवाल यह उठता है कि जब सी पहले ही मर चुका था तो वह व्यक्ति कौन था जिसने सी की हत्या की? यानी कोई खुद को मारकर समय में आगे कैसे आ सकता है? इन सब बातों को कोई मतलब नहीं बनता। ये विरोधाभास ही समय में आने वाला सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर हम किसी तरीके की कल्पना भी करते हैं तो ये विरोधाभास हमें निराश कर देते हैं। हम अपनी कल्पनाओं से फ्यूचर में तो जा सकते हैं पर पास्ट में नहीं। चलिए एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति किसी कॉलेज में फिजिक्स का प्रोफेसर है। उसकी शिक्षा की बात की जाए तो उसने फिजिक्स में पीएचडी की हुई है। ए ने साइंटिफिक वे ऑफ टाइम ट्रेवल पर अपनी थीसिस भी लिखी है। ए का मानना है कि पास्ट में समय यात्रा संभव है और ए इस पर खुद भी काम कर रहा है। एक दिन ए को इसमें कामयाबी मिल जाती है और वह समय में यात्रा करके अपने पास्ट में चला जाता है। पास्ट में जाकर ए खुद के साथ एक छोटा सा प्रयोग करता है। ए अपनी शिक्षा में बदलाव करता है और वह इस बार फिजिक्स को ना चुनकर संगीत की शिक्षा लेता है। दोस्तों, यह प्रयोग वैसे तो बहुत ही साधारण लगता है, पर यही साधारण सा प्रयोग ए के भविष्य को निर्धारित करता है। अब जरा सोच के देखिए, ए ने फिजिक्स को छोड़कर संगीत की शिक्षा ली, पर वर्तमान में तो ए फिजिक्स का प्रोफेसर है जिसका संगीत से कोई लेना देना नहीं है। क्या पास्ट में जाकर फैसलों को बदलने से वर्तमान में मौजूद स्थितियां प्रभावित नहीं होंगी? ए जो कि फिजिक्स का प्रोफेसर है, वह पास्ट में जाकर खुद को संगीत सीखने की दिशा में मोड़ देता है, जिसके हिसाब से आगे चलकर ए फिजिक्स का प्रोफेसर नहीं बन सकता। पर सच्चाई तो यह है कि ए वर्तमान में एक फिजिक्स का प्रोफेसर है। ये बात बहुत ही अटपटी सी लगती है। पास्ट में जाकर स्थितियों को बदल देना फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है,
क्योंकि उससे वर्तमान की स्थिति मेल नहीं खाती। इसीलिए ये विरोधाभास पास्ट में समय यात्रा की इस कल्पना पर पूरी तरह से पानी फेर देते हैं, जो कि एक बहुत ही निराशा वाली बात है। तो क्या सच में पास्ट में समय यात्रा करना असंभव है? शायद नहीं। दोस्तों, एक थ्योरी ऐसी भी है जो विरोधाभास की अड़चनों को दूर कर देती है। इस थ्योरी के हिसाब से यदि पास्ट में जाकर हम कुछ बदलते हैं तो हमारी इस प्रतिक्रिया से एक से ज्यादा ब्रह्मांड बनेंगे, जहां हर प्रतिक्रिया का परिणाम अलग अलग होगा। दोस्तों, यह विचार ही समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। क्या है यह समानांतर ब्रह्मांड? आइए जान लेते हैं। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान का एक विचार ऐसा भी है जो टाइम ट्रेवल के सभी पैराडॉक्सेस की मुश्किलों को हल कर सकता है। इस सिद्धांत के हिसाब से पैराडॉक्स के चलते पास्ट में जाकर जो भी चेंजेस किए जाएंगे उसके हिसाब से परिस्थितियों के उतने ही समानांतर ब्रह्मांडों की रचना होगी। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स का यह सिद्धांत पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड के नाम से भी जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता ऑस्ट्रेलियन भौतिक शास्त्री अर्विन श्रोडिंगर की दी गई श्रोडिंगर इक्वेशन से यह साबित होता है कि परमाणु एक ही समय में एक से ज्यादा स्थिति में मौजूद हो सकते हैं, यानी दुनिया की हर चीज का हूबहू दिखने वाला प्रतिरूप कहीं ना कहीं मौजूद है। आइए इस नए विचार को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, समानांतर ब्रह्मांड का यह विचार हमें बताता है कि ठीक इसी अवस्था में हमारा प्रतिरूप किसी दूसरी जगह मौजूद है, किसी दूसरे आयाम में या किसी अन्य ब्रह्मांड में मौजूद हमारा वह प्रतिरूप एकदम हमारे जैसा दिखता है और हमारे जैसा सोचता भी है, पर हमारी तकदीरें अलग अलग हैं। वो हमसे फैसले अलग लेता है। हम खुद से अपनी प्रतिरूप के बीच की दूरी का सही पता तो नहीं लगा सकते, पर अनुमान है कि यह संख्या करोड़ों या अरबों प्रकाश वर्ष हो सकती है। यह विचार हमें बताता है कि किसी काम के करने के तरीकों या लिए जाने वाले फैसलों के हर संभव ब्रह्मांड मौजूद होते हैं। हमारा आने वाला फैसला तय करता है कि हम किस ब्रह्मांड में जाना चाहते हैं, यानी हम जिस भी ऑप्शन को चुनेंगे उसी ऑप्शन का ब्रह्मांड सच्चाई बनकर हमारे सामने होगा और बाकी के ब्रह्मांड गायब हो जाएंगे। यानी अगर ए पास्ट में जाकर अपनी शिक्षा फिजिक्स की जगह संगीत में बदलेगा तो मौलिक ब्रह्मांड के समानांतर एक और ब्रह्मांड की रचना होगी जिसमें वह संगीत की शिक्षा लेगा, पर मौलिक ब्रह्मांड वैसा ही रहेगा। ए मौलिक ब्रह्मांड में फिजिक्स का प्रोफेसर ही रहेगा। ए संगीत या फिजिक्स में से जो भी चुनेगा उसे उस ब्रह्मांड में वास्तविकता महसूस होगी, यानी वास्तविकता के जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं केवल हम उसे ही महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है इस बात का बस हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। और इससे यह बात साबित होती है कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करके हम पैराडॉक्सेस से बच सकते हैं, क्योंकि पास्ट में जाकर हम कुछ बदलेंगे तो उसी के आधार पर समानांतर ब्रह्मांड की रचना होगी और मूल ब्रह्मांड वैसा ही रहेगा। इस बार हो सकता है कि ए संगीत को छोड़कर किसी और विषय की शिक्षा ले। ए के पास जितने ऑप्शन होंगे उतने ही ब्रह्मांड बनने की संभावना होगी, जिससे पास्ट में जाकर परिवर्तन करने से भौतिक का नियम नहीं टूटेगा और मूल ब्रह्मांड वैसा ही रहेगा। हालांकि यह विचार महज कल्पना ही है, पर जैसे जैसे विज्ञान फिजिक्स की सीमाओं के बाहर सोच रहा है वैसे वैसे उसका समानांतर ब्रह्मांड में यकीन मजबूत होता जा रहा है। आधुनिक विज्ञान से विकसित यह नया क्रांतिकारी विचार सुझाता है कि हमसे बहुत दूर के किसी स्थान पर या किसी दूसरे आयाम में वास्तविकता के कई प्रतिरूप मौजूद हो सकते हैं, पर कहने भर से काम नहीं चलता। इसे साबित करना भी बहुत जरूरी है।
इस सिद्धांत को श्रोडिंगर इक्वेशन से समझना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए आइए इसे एक सरल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज अपने सब एटॉमिक पार्टिकल से बनी है। दुनिया की हर वस्तु जो जिंदा या मुर्दा हालत में मौजूद है, उन सब के आकार और उनकी प्रकृति को बनाने के पीछे इन्हीं पार्टिकल्स यानी परमाणुओं का हाथ है। या हम यह भी कह सकते हैं कि दुनिया की हर वस्तु बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, मानव शरीर भी। मुख्य तौर पर ये कण 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इन तीनों कणों का एक विशेष पैटर्न यह निर्धारित करता है कि ये सब मिलकर किस वस्तु का निर्माण करने वाले हैं। यानी एक छोटे से पत्थर का आकार उसके परमाणुओं के एक विशेष पैटर्न का नतीजा है। इन तीनों कणों का एक विशेष क्रम निर्धारित करता है कि हम कौन हैं और हम क्या हैं। और यही बात हमें पैरेलल यूनिवर्स को समझने में मदद करती है। आइए छोटे छोटे पत्थरों के इस ढेर को गौर से देखते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ 3 पत्थरों का ग्रुप मिलता है जो कि अपने रंगों के एक विशेष ऑर्डर में मौजूद है, लाल, पीला और सफेद। अब मैं इस पत्थर के ढेर पर नजर दौड़ाकर देखता हूँ तो मुझे रंगों का यही ऑर्डर यहाँ भी दिखाई देता है। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल का जो पैटर्न यहाँ मौजूद है, लगभग वही पैटर्न यहाँ भी मौजूद है। यानी परमाणु अपनी उस स्थिति को फिर से दोहरा रहे हैं। चलिए अब 3 की बजाय 5 रंगों के ऑर्डर के दोहराव को खोजने की कोशिश करते हैं। इस बार हम नाकामयाब होते हैं, पर अगर हम इससे भी बड़े पत्थरों के ढेर में रंगों के इस पैटर्न को ढूंढेंगे तो हमें कामयाबी मिल जाएगी। यानी आकार या पैटर्न जितना ज्यादा बड़ा होगा, हमें उसके दोहराव को ढूंढने में उतना ही वक्त और उतनी ही ज्यादा दूरी तय करनी होगी। दोस्तों, ठीक इसी तरह मानव शरीर भी परमाणुओं के एक विशेष पैटर्न से मिलकर बना है, जिसका दोहराव जहाँ कहीं भी होगा वहाँ हमारा प्रतिरूप मौजूद होगा। क्योंकि किसी इंसान के परमाणु के पैटर्न अपने आप में बहुत ही यूनिक होंगे, इसलिए उसके दोहराव को ढूंढने के लिए हमें बहुत दूर तक खोजना होगा। हो सकता है इतना जटिल पैटर्न फिर से खोज पाना लगभग नामुमकिन हो, पर हमारे ब्रह्मांड का असीमित फैलाव इसे संभव बना देता है। यानी पृथ्वी पर नहीं, हमारे सौर मंडल में भी नहीं, यहाँ तक कि हमारी गैलेक्सी में भी नहीं, बल्कि उससे कहीं दूर, बहुत दूर हमारे इस पैटर्न का दोहराव हमें जरूर मिलेगा। और जहाँ भी परमाणु खुद को इसी पैटर्न में दोहरा रहे होंगे, वहाँ हमारा प्रतिरूप मौजूद होगा, जो न केवल हमारे जैसा दिखता होगा बल्कि सोचता भी हमारे जैसा होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारे इस सरल से एग्जाम्पल से आपको समानांतर ब्रह्मांड की बात समझ आई होगी। दोस्तों, समानांतर ब्रह्मांड का यह विचार हमें टाइम ट्रेवल पैराडॉक्सेस को अनदेखा करके पास्ट में जाकर स्थितियों को बदलने का एक नया विकल्प देता है। अगर हम पास्ट में जाकर कुछ भी चेंज करेंगे तो उस किए गए चेंज का एक नया ब्रह्मांड बनेगा और हम अपनी मनमर्जी से चीजों को बदलने में कामयाब होंगे। यह विचार लोगों को इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें वह पास्ट में जाकर अपनी सभी गलतियां सुधार सकते हैं। वह अपनी मनमर्जी की एक दुनिया का निर्माण करते हैं जहां सब कुछ उनके मुताबिक होता है। दोस्तों, ये तो थी समय में यात्रा की कल्पना। हमने पिछले एपिसोड्स में अपनी कल्पना की उड़ान भरी और हमें कई नई चीजें मालूम हुई। हमें पता लगा कि कैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति को पाकर समय में यात्रा करने लगती है, कैसे कोई ब्लैक होल समय की चाल को
सुस्त कर देता है, और कैसे एक वर्म होल हमें पलक झपकते ही दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचा सकता है। साथ ही हमने यह भी जाना कि हमारे विज्ञान के इतने तरक्की करने के बावजूद ये सब अभी नामुमकिन है, क्योंकि समय यात्रा करने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक समय यात्रा को संभव तो मानते हैं, पर सिर्फ कल्पनाओं में, क्योंकि हमें समय यात्रा करने वाला स्पेसशिप बनाना होगा, जिसके लिए हमें इतनी ऊर्जा चाहिए होगी जो कई करोड़ों साल तक खत्म ना हो। इसके लिए हमें किसी संपूर्ण तारे की ऊर्जा का उपयोग करने के तरीके सीखने होंगे। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें नेगेटिव मैटर की खोज करनी होगी। दोस्तों, नेगेटिव मैटर यानी ऋणात्मक पदार्थ वो पदार्थ है जिस पर भौतिक के सारे नियम उल्टे काम करते हैं, यानी उस पर ग्रेविटी का उल्टा असर दिखेगा। अगर हम नेगेटिव ऊर्जा को कंज्यूम करेंगे तो वो घटने की बजाय बढ़ेगी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ऋणात्मक ऊर्जा संभव नहीं है, पर बहुत ही अल्प मात्रा में ऋणात्मक ऊर्जा का प्रयोग कैसिमिर इफेक्ट के जरिए हो चुका है। हमें ऐसे ही नेगेटिव ऊर्जा के पूरे स्रोत को खोजना होगा। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो आने वाले हजारों सालों तक ऐसी ऊर्जा का उत्पादन संभव नहीं है, और न ही अब तक ऐसा कोई पदार्थ खोजा गया है। दोस्तों, हमने सभी संभव हलों को खोजा और पाया कि सभी में कोई ना कोई कमी है जो हमें समय यात्रा करने से रोक लेती है। ब्लैक होल्स हमसे बहुत दूर हैं, और वर्म होल्स इतने छोटे हैं कि हम उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमारा विज्ञान अभी इन चीज़ों को समझने की कोशिश ही कर रहा है। इसके लिए हमें अपने विज्ञान की सीमाओं को और बढ़ाना होगा, और इसकी सभी शाखाओं को एक साथ मिलाना होगा, जिसके लिए हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग चाहिए होगी, जिसे हम सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जो ग्रेविटी और क्वांटम के सिद्धांतों को एक साथ जोड़ती है। ये सिद्धांत बहुत ही अच्छी तरह से परिभाषित जरूर है, पर अब तक इसका हल किसी के पास नहीं है। इसीलिए हमें अपनी कल्पनाओं को खुला रखना होगा, सीमाओं से बाहर सोचना होगा। समय यात्रा में विश्वास रखने वाले आशावादी वैज्ञानिकों से जब यह पूछा गया, अगर मान भी लिया जाए कि भविष्य में समय के किसी छोर पर समय यात्रा संभव भी हुई हो, तो भविष्य के समय यात्री कहाँ हैं? कोई भविष्य से समय यात्रा करके हमारे पास क्यों नहीं आता? दोस्तों, पहले इसका जवाब हमारे पास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान में नए विचार विकसित हुए हैं, वैसे वैसे लोगों ने मानना शुरू किया है कि भविष्य में समय के किसी न किसी छोर पर समय यात्रा जरूर संभव हुई है, और वहाँ के लोग समय में यात्रा करके दुनिया के छिपे रहस्यों को जान रहे होंगे। हमारे पास भविष्य से समय यात्री इसीलिए नहीं आते क्योंकि उनके लिए हम इतने महत्वपूर्ण नहीं है। समय में यात्रा कर सकने वाली सभ्यता हमसे कई लाखों गुना ज्यादा एडवांस होगी। सोचिए, पूरे के पूरे तारे की ऊर्जा का दोहन करने में सक्षम सभ्यता जो किसी भी तारे को नियंत्रित कर सकती है, उसके लिए हम जैसे लोग सिवाय कीड़े मकोड़ों के कुछ नहीं हैं। सोचिए, क्या आप अपना ज्ञान चींटियों को देना चाहेंगे? इतनी विकसित सभ्यता के लिए हम कुछ मायने नहीं रखते, इसीलिए वो हमारे पास कभी नहीं आते। पर दोस्तों, निराश ना हो, एक ऐसी चीज हम सभी के पास है जिसकी कोई सीमा नहीं है, हमारी कल्पना। हम जब तक अस्तित्व में हैं यूं ही कल्पना करते रहेंगे। हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी इसे संभव बना दे।
हम जिस रफ्तार के साथ विज्ञान की सीमाओं का दायरा बढ़ा रहे हैं, उसे देख के लगता है कि हम एक न एक दिन समय यात्रा